पिछले वीडियो में हमने लिया था कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है और आपकी केंद्रीय समस्याएं क्या है। ठीक है, अब मैं ले रहा हूं इसमें उत्पादन संभावना वक्र। देखो, उत्पादन संभावना वक्र नाम से ही पता चल रहा है, उत्पादन संभावना वक्र, इसको हम शॉर्ट में पीपीसी, अच्छा लगता है पीपीसी, ज्यादा लिखना नहीं पड़ता, तो मैं जहां पीपीसी लिखूं समझ लेना उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। वही अपनी आदत संधि विच्छेद कर देते हैं। एक ऐसा वक्र जो वस्तुओं के उत्पादन की संभावना को बताता है। हो गया याद? एक ऐसा वक्र, इससे तो बना रहा हूं, एक ऐसा वक्र जो उत्पादन की संभावना को बताता है या उत्पादन की संभावना को बताने वाला वक्र उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। ठीक है, अब देखो बनाएंगे हम अभी इसको। उत्पादन, आराम से, झुकता क्यों है, कि संभावना को बताने वाला वक्र। अब थोड़ा इसको डिजाइन देते हैं ना भाई, थोड़ा डेकोरेशन बिना मजा नहीं आएगा, मार्क्स नहीं आएंगे। अब कितनी वस्तुओं का उत्पादन, तो बहुत सारी वस्तुएं हैं, लेकिन दो वस्तुओं के, कितनी वस्तुओं के, दो वस्तुओं के। अब तुम या तो पूछो कि दो वस्तुएं क्यों ली, या फिर सर ने कहा है तो ठीक है, झूठ थोड़े बोल रहे हैं। जब कभी भी वक्र की बात आएगी, कर्व की बात आएगी, तो दो एक्सिस होते हैं। मैं वक्र मतलब ग्राफ, वक्र का मतलब होता है ग्राफ, और ग्राफ पर अगर मैं कुछ भी प्रेजेंट करूंगा, प्रदर्शित करूंगा हिंदी में, तो मेरे पास दो एक्सिस है, OX OY, तीसरा कहां लाऊं? इसलिए दो वस्तुएं, और दो वस्तुओं मैंने विश्व की सारी वस्तुओं को दो भागों में बांट दिया। कैसे? युद्ध वाली वस्तुएं, गैर नॉन वॉर, गैर युद्ध वाली वस्तुएं, उपभोक्ता वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, वन वर्ड। तो दो वस्तुओं के उत्पादन की संभावना, थोड़ा बढ़ाया है मैंने, अभी आपको पूरी परिभाषा याद करा दूंगा। यहां तक तो आ गया था क्या? क्या है? उत्पादन की संभावना को बताने वाला वक्र। अब कितनी वस्तुओं के उत्पादन की संभावना? दो ही क्यों? दो ही एक्सिस होते हैं। वक्र, वक्र मतलब ग्राफ, ग्राफ मतलब दो एक्सिस, तो कितना लिखोगे? दो वस्तुओं के उत्पादन की संभावना को बताने वाला वक्र उत्पादन संभावना वक्र। अब मुझे पता तो होना चाहिए ना मेरे पास रिसोर्सेज क्या है, संसाधन क्या है। तो आप क्या लिखेंगे? दी गई तकनीक, दी गई टेक्नोलॉजी, तकनीक व उपलब्ध संसाधनों से दो वस्तुओं के उत्पादन की संभावना को बताने वाला वक्र उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। पता तो होना चाहिए ना आपके पास जमीन कितनी है, ट्रैक्टर है या ड्रिप है या फुहारे से चलाओगे या आप दोरों से चलाओगे पानी। तो आपके पास अगर तकनीकी पता नहीं है, संसाधन पता नहीं है, और आप मुझसे पूछो सर कितना प्रोडक्शन हो जाएगा, तो मुझे क्या पता कितना हो जाएगा। अगर हम संभावनाएं देखेंगे तो पता तो होना चाहिए ना आपके पास सामान क्या है और किस टेक्नोलॉजी से करोगे। देखो मेरे पास, मैं इंडिविजुअल बता रहा हूं कि मेरे पास मान लो 100 बीघा जमीन है, ठीक है, 100 बीघा मेरे पास जमीन है। अब मेरे पास मान लो ट्यूबवेल है या नहीं है, ट्यूबवेल है या नहीं है, उसमें पानी कितना है, अच्छा पानी है या पानी नहीं है। नहीं है तो मैं केवल बारिश वाली फसल करूंगा,
है तो ट्यूबवेल कितनी है, उसमें पानी कितना है, मैं ट्रैक्टर से खेती करता हूं या बैलों से करता हूं, मेरे पास सिंचाई पद्धति में फव्वारे हैं या ड्रिप हैं, ये तो पता होना चाहिए ना। अब आप कहोगे सर कितना प्रोडक्शन हो जाता है, या कि सर हमारे पास बताओ प्रोडक्शन कितना होता है, तो मैं पूछूंगा जमीन कितनी है, क्या बोया है। तो आपके पास, ये इसलिए बता रहा हूं कि आपको याद हो जाए कि तकनीकी पता होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी क्या है, संसाधन पता होना चाहिए, फिर हम दो वस्तुओं के उत्पादन की संभावना को बताने वाले वक्र को उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। दी गई तकनीक वह उपलब्ध संसाधनों से कितनी वस्तुओं का, दो वस्तुओं की के उत्पादन की संभावना को बताने वाला वक्र उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। समझ गए। अब ये जो मैंने बताया है ना, इससे विशेषताएं बन गई, एजम्पशन, मान्यताएं क्या हो गई, पहली तकनीकी दी हुई होनी चाहिए, पहली क्या है, तकनीकी का पता होना चाहिए, दूसरा संसाधन दिए हुए होने चाहिए, उपलब्ध संसाधन कौन कौन से हैं, और तीसरा कितनी वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, दो वस्तुओं के उत्पादन की संभावना बताता है। तो दो तीन अपने आप मान्यताएं निकल गई इसी से। दो दिए गए संसाधन व तकनीक के आधार पर दो वस्तुओं के उत्पादन की संभावना को बताने वाला वक्र उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। अब मैं वापस लिख रहा हूं, फाइनल दे देते हैं इसको, अंतिम रूप देते हैं ना। देखो, दिए गए तकनीक व संसाधनों व उपलब्ध संसाधनों, उपलब्ध होने चाहिए, उपलब्ध संसाधनों के आधार पर दो, ये मैंने जानबूझ के लिखा है ऐसे दो, तो एक ध्यान रहे वहां छप जाएगी, दो लिखा था, दो वस्तुओं के क्या उत्पादन की भूल जाओ तो ये उत्पादन की संभावना को बताने वाला क्या वक्र क्या कहलाता है। नहीं समझे तो ये लो, उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। समझ गए। अब इसको मैं ढंग से समझाता हूं। वैसे तुम्हारा टेस्ट का काम तो हो गया इससे, पर फिर भी मान्यताएं पूछेंगे नहीं तो मान्यताएं, एक मान्यता तकनीक का पता होना चाहिए, तकनीक दी हुई होनी चाहिए, तकनीक में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मान्यता है। अब मैं अनुमान लगाऊंगा तुमको सर इसमें टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए तो टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी, तब तो उत्पादन बढ़ जाएगा। संभावना लगा रहा हूं, अनुमान, संभावना जानते हो, अनुमान लगा रहा हूं, मुझे पता होना चाहिए मेरे पास टेक्नोलॉजी क्या है, ठीक है, संसाधनों का पता होना चाहिए, मान्यता बना रहा हूं, तकनीक दी हुई होनी चाहिए, तकनीक में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, संसाधनों का पता होना चाहिए, संसाधन दिए हुए होते हैं, संसाधनों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर मैं एक जमीन और खरीद लूं तो संभावना बदलेगी नहीं बदलेगी। पहले मैं फुहारे से पानी पिलाता था और अब मैंने ड्रिप लगा दी, तकनीक चेंज कर दी, तो उत्पादन में फर्क पड़ेगा। समझ रहे हो? तुम्हें पता होगा ना खेती का, तो ठीक है, मैं एग्जाम्पल जानबूझ के तुम्हारे लिए खेती का ले रहा हूं ताकि थोड़ा बहुत इधर उधर देखा हुआ हो। और कितनी वस्तुओं की, तो 3 हो गई, ठीक है। अब यहां देखो उत्पादन संभावना वक्र बनाते कैसे हैं, हटा दूं तो इसके लिए मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल बताता हूं। मेरे पास 10 प्लॉट है,
तुम कभी नहीं भूलोगे जीवन में। अब मेरे पास 10 प्लॉट है तो विकल्प आ गए मेरे पास कि बाजरा बोऊं या मूंग बोऊं। भाई कौन सा बोऊंगा मैं? जिसका बेस्ट प्रोडक्शन होगा, जो मेरी जमीन ज्यादा अच्छा मानेगी। बाजरा और मूंग का विकल्प आ गया मेरे पास कि बाजरा भी बो सकता हूं, मूंग भी बो सकता हूं, चौला भी बो सकता हूं, और भी काफी है, पर मैं दो ही चीज की बात करूंगा। दो की क्यों करूंगा? मेरे पास 2 एक्सिस है, शाबाश, 2 एक्सिस है, 2 की बात करूंगा। नहीं तो मैं 10 नाम बता दूं ऐसे। तो खरीफ की फसलें याद है मुझे, तुम्हें भी याद है। तो यहां पर इसमें 1 यूनिट बाजरा बनती है। हिंदी में लिखूं? वो क्या इंग्लिश वाले दिख गए थे मुझे उधर। और 1 यूनिट इसमें मूंग बनती है। ठीक है, इधर 1 यूनिट बाजरा का उत्पादन होता है और आधा यूनिट अगर मूंग बीजता हूं इसमें तो आधा यूनिट मूंग बराबर 1 यूनिट बराबर 100 किलो 500 किलो, उस पर मत जाना। ठीक है, इसमें अगर बाजरा प्रोडक्शन करता हूं तो 1 यूनिट बाजरा और आधा यूनिट मूंग। इधर 1 यूनिट बाजरा और 1/3 यूनिट मूंग। मैं जानबूझकर बाजरा 1 ले रहा हूं। तुम्हें देखो, एग्जाम्पल ऐसे लिए जाते हैं जो आपके समझ में थोड़े जल्दी आए, और एग्जाम्पल अगर एक बार समझ में आ जाता है तो फिर आप बहुत इजी हो जाते हैं। ये 1 यूनिट बाजरा 1/4 मूंग। समझ गए क्या? ये मेरे पास जमीन के टुकड़े हैं, संसाधन दिए हुए हैं, तकनीक दी हुई है, संसाधन दिए हुए हैं। डेफिनेशन पे आ रहा हूं वापस। तकनीक पता है, पहले बताऊंगा ट्रैक्टर है कि नहीं है, ड्रिप है क्या है, वो तो बताए बगैर अनुमान कैसे लगाएंगे हम। ठीक है, वस्तुएं मैंने 2 लिखी है 3 लिखी है? 2 लिखी है। 2 वस्तुओं के उत्पादन की संभावना बताई है मैंने। ये अभी वक्र पे नहीं बनाया, वक्र मतलब ग्राफ होता है, वक्र अभी बनाया नहीं है। क्या बनाया मैंने? संभावना बताई है मैंने। ठीक है, अब देखो, अर्थशास्त्र पढ़ते टाइम, इकोनॉमिक्स पढ़ते टाइम मानाकी पे जाना पड़ता है। अगर आप मानाकी नहीं मानते तो तुम्हें अर्थशास्त्र लेनी नीचे बाहर चल जाओ। चाहे अनुमान लगाते हैं भविष्य के बारे में। अर्थशास्त्र में नियम 100% सत्य नहीं होते, क्योंकि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु मनुष्य का ब्रेन है। अर्थशास्त्र के नियम 100% सत्य नहीं होते। क्यों नहीं होते? इसकी विषय वस्तु क्या है? ये खोपड़ी है जो स्थिर नहीं रहती। कभी हम सस्ती वस्तु होती है तो भी नहीं, आज नहीं खरीदना, मूड अच्छा नहीं है, वस्तुएं सस्ती मिल रही है, घर में कोई बीमार चल रहा है, या तुम्हारा रिजल्ट नेगेटिव रह गया, तो अदर फैक्टर प्रभावित कर गए ना। तो कई बार हम सस्ती वस्तु भी नहीं खरीदते हैं और कई बार हम महंगी वस्तु भी खरीद लेते हैं, क्योंकि ये स्थिर नहीं है ना। विज्ञान के नियम 100% सत्य होते हैं, क्योंकि उसकी विषय वस्तु जड़ होती है। क्या होती है? समझ रहे हो? जड़ होती है, मतलब उसको लेबोरेटरी में ले जाके चेक कर देते हैं। एक व्यक्ति ने कहा H2+O बराबर जल बनेगा, दूसरा साइंटिस्ट नहीं माना कि नहीं बनेगा, तो उसको कहते हैं लेब, चल लेब में, या हाइड्रोजन के 2 अणु या ऑक्सीजन का 1 अणु क्या बना? कि जल बना। कि हां, एक मत हो गए ना साइंटिस्ट। अब अर्थशास्त्रियों की बात करते हैं। एक अर्थशास्त्री ने कहा कि वस्तुएं महंगी होने पर कम बिकती है। क्या कहा? वस्तुएं महंगी होने पर पिछली बार दिवाली को वस्तुएं, मोटरसाइकिल की सेल बहुत ज्यादा हुई थी, महंगी थी फिर भी ज्यादा बिकी थी।
क्या नियम के अनुसार प्रैक्टिकल हुआ? मोटरसाइकिल महंगी हुई या सस्ती हुई? पता है आपको? कंपेरेटिव टू पास्ट पीरियड, मतलब पहले की तुलना में मोटरसाइकिल महंगी हो गई। पहले 50-60 हजार में आती थी, 80, 90, 1 लाख तक जाने लग गई। तो कम बिकनी चाहिए थी ना, लेकिन कम बिकी या ज्यादा बिकी? क्यों बिकी? अदर फैक्टर स्थिर नहीं रहे। पॉपुलेशन बढ़ गई, नीड बढ़ गई, कमाई बढ़ गई। तो ये पूर्ण सत्य नहीं होते हैं, इसलिए कभी भी दो अर्थशास्त्री एक मत नहीं होते हैं। वो फिर मानाकी पे चलना पड़ता है। इसलिए तुम मानाकी पे चल लेना कि मानाकी कि सर आधा मूंग यूनिट होगा तो क्या पता बारिश अच्छी हो जाए, खराब हो जाए, भविष्य का देख थोड़े सकते हैं। अनुमान लगाया हमने कि जनरली इस तरह से ये जमीन मूंग के लिए बढ़िया, बाजरा के लिए सारी जमीन इक्वल है। ये मूंग के लिए बढ़िया जमीन कौन सी है? मूंग के लिए ये पहला प्लॉट बढ़िया है मूंग के लिए। ये दोनों प्लॉट सेम है मूंग के लिए। ये तीनों प्लॉट, मैं इसको तीसरा नाम दे देता हूं, इक्वल है, इनसे घटिया है मूंग के लिए, और ये सबसे घटिया है मूंग के लिए। समझ गए? समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाता हूं कि मुझे प्रोडक्शन क्या करना है, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होती है, मतलब इससे बनेगी वो, इसका शेप क्या होता है। देखो सुनील, यहां देखो मैं तालिका बना रहा हूं। यहां पर मैं बाजरा प्रोडक्शन कर रहा हूं या मूंग का प्रोडक्शन कर रहा हूं। मैंने सारी जमीन में बाजरा कर रखा है, तो मूंग का प्रोडक्शन कितना होगा? कोई प्रोडक्शन नहीं है। सारी जमीन में क्या कर रखा है? संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग होता है। मैंने विकल्प के रूप में क्या ले रखा है? बाजरा ले रखा है। तो मूंग का प्रोडक्शन कितना होगा? 0। पड़ोसी के खेत से उठा नहीं सकते ना, तो क्या सोचे पड़ोसी के खेत से ले आएंगे। मूंग का 0 हो गया। अब मान लो 1 यूनिट मूंग चाहिए मुझे, माना कि 1 यूनिट मुझे मूंग चाहिए, तो इस जमीन पे मूंग करूं या इस पे मूंग करूं? क्योंकि बेस्ट फॉर मूंग, मूंग ही बोल देते अपन। ये मूंग के लिए सर्वोत्तम जमीन है इन सब जमीनों को देखें तो। ठीक है, तो मैं 1 यूनिट मूंग करना चाहता हूं। ये 1 यूनिट मूंग, ये थोड़ा यूं लिख देता हूं, तुम नाराज हो जाओगे। ये मूंग इधर रख देता हूं और बाजरा इधर। ठीक है, अब यहां पर 0 और ये 10। 1 यूनिट मुझे मूंग चाहिए, तो इस जमीन पे मूंग कर दूं? तुम प्रैक्टिकल कर रहे हो, अब मैं नहीं समझा रहा हूं तुम्हें कि नहीं हमें तो खराब होना, तो इस पे कर लेना, उसी पे करेगी। ठीक है, तो 1 यूनिट मूंग करूं तो बाजरा कितना कम होगा? ये प्लॉट गया बाजरे के लिए, ये प्लॉट गया ना बाजरे का। मूंग करूंगा तो बाजरा कैसे होगा? ठीक है, तो 1 यूनिट मूंग के लिए 1 यूनिट बाजरा कम होगा। नहीं बेटा, अरे इस प्लॉट पे बाजरा नहीं होगा, फिर मूंग करूंगा तो पहले सब पे बाजरा था। मैं सोच रहा हूं ऐसा, कर नहीं रहा हूं, नहीं तो बाजरे को काट के मूंग थोड़े बोऊंगा। सोच रहे हैं कि भविष्य में अगर इसमें इतना करें, इसमें इतना करें, अनुमान लगा रहे हैं, संभावना, 2 वस्तुओं के उत्पादन की संभावना को देख रहे हैं कि कितना हो सकता है। काट के कभी नहीं करते हैं। ठीक है, समझ गए ना? नहीं भाई, मैं अनुमान लगा रहा हूं सारी जमीन पे अगर मैं बाजरा करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब तो समझ गए तुम, 10 यूनिट बाजरा होती है। पहले तुमने सोचा 10 कहां से लिख दिया सर ने, मैं भूल गया था कि तुम्हें बताना है ना, गड़बड़ ये हो गई। अब पूरी पे बाजरा कर लिया तो 10 यूनिट बाजरा हुई और मूंग 0 हुआ। अब मैं चेंज करता हूं, नहीं प्लान बी पे आते हैं कि नहीं 1 यूनिट मूंग भी चाहिए, दाल कहां से खाएंगे? दाल भी तो चाहिए, फिर कहां मांगते फिरेंगे? तो 1 यूनिट मूंग चाहिए मुझे,
तो मेरे कौन से प्लॉट पे, अब मैं सब प्लॉट पे देखता हूं, तो मेरे लिए ये प्लॉट बढ़िया बेस्ट, मूंग के लिए बेस्ट है ये अदर की तुलना में। तो मैंने इस प्लॉट पे मूंग कर दिया, तो मूंग हो गया मेरे 1 यूनिट। बाजरा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब तो समझ गए। अब मैं मानता हूं 1 यूनिट और मूंग चाहिए, मैं सोच रहा हूं, ऐसा कर नहीं रहा हूं, संभावना। ठीक है, तो इन पे करूं या इस पे करूं, कितने प्लॉट पे करूं, तो 2 पे ये बाजरा गायब। बाजरा की कितनी यूनिट कम होगी, 2 कम होगी। अब वो तो पहले हो चुका ना, उसको तो रिटर्न कर चुके, अब 2 होगी ना कम एडिशनल, तो बाजरा की 2 यूनिट कम होगी और मूंग की कितनी यूनिट बनेगी, 1। अब हाँ 1 हो गया ना। तो यह 1 यूनिट मूंग प्रोडक्शन करने के लिए कितना सेक्रीफाइस किया, 2 यूनिट त्याग किया। तो यहां बाजरा कितना रहा, नहीं मानते हो जोड़ के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब मैं 1 यूनिट और मूंग का प्रोडक्शन करना चाह रहा हूं, 1 और, तो ये प्लॉट गया मूंग के खाते में, ये 1/3 हुआ, ये 1/3 गया मूंग के खाते में, ये गया मूंग के खाते में, हो गया ना 1, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 1 होता है। ये एलसीएम 3/3। ठीक है, तो कितने गए, बाजरा कितना गया, 1 2 3 प्लॉट गए ना बाजरे के, तो ये 3 का सेक्रीफाइस किया, तो बाजरा कम हो गया, 1 यूनिट बढ़ गई इधर, और बाजरा कम हो गया 3 यूनिट, तो कितना हो गया, 4 रह गया। अब मुझे 1 यूनिट और मूंग चाहिए, अनुमान लगा रहा हूं, नहीं चाहिए बाजरा, पुराना पिछले साल का पड़ा है, पहले मूंग भी तो नहीं था। करेंगे तो वो जितनी हमें नीड होगी, यहां तो हम संभावना देख रहे हैं, फिर देखेंगे कितना रियल में बाजरा कितना चाहिए, रियल में मूंग कितना चाहिए, उतने प्लॉट पर डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर बाजरा, ये चारों प्लॉट बाजरा वाला किसको दे देंगे, मूंग को दे देंगे, तो यहां पर 1 यूनिट मूंग के लिए 4 प्लॉट सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, किसके, बाजरा के, 4 यूनिट कम हो जाएगी, तो ये 4 और इधर ये 0। ये उत्पादन की मैंने आपको संभावना करके बता दी। अब तुम भूलते हो तो तुम्हारी बेवकूफी है, बाकी इससे अच्छा शायद उत्पादन की संभावना तो समझ में नहीं आएगी, जमीन से जुड़े हुए हो तुम। प्लॉट ले लिए, तो ये प्लॉट क्या हो गए, संसाधन, ड्रिप है, फव्वारे हैं, वो क्या हो गई, तकनीक, ट्रैक्टर है या बैल है, तो ट्रैक्टर है तो मैं सारा जोत पाऊंगा, बैल है तो वैसे ही नहीं जोत पाऊंगा, सीजन निकल जाएगा तब तक। ठीक है, तो दी गई संसाधन व तकनीक के आधार पर कितने वस्तुओं की संभावना, 2 वस्तुओं की संभावना को बताने वाला वक्र उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। ये तो तालिका है, ये उत्पादन संभावना वक्र नहीं है, ये तालिका है। ठीक है, अब मैं वक्र बनाता हूं, ग्राफ पर लिखना वक्र होता है। मान्यताएं याद हो गई क्या, मान्यताएं हो गई ना याद, अरे जो परिभाषा है उस वो मान्यता बनाओ। मान्यता जानते हो कि ऐसा होने पर ऐसा होगा। आज जन्माष्टमी है ना, तो मान्यता है ना कि आज जन्माष्टमी है, तो कल के दिन में आज के दिन में कोई फर्क थोड़े ही है, पर आज की मान्यता है कि आज कृष्ण भगवान का उपवास करना है, ये मान्यताएं होती है। ठीक है, तो ये मान्यताएं क्या क्या है, संसाधन पता होने चाहिए और परिवर्तन नहीं होना चाहिए, संसाधनों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तकनीक में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन हो गया तो नियम कहां से लागू होंगे। पता चले कि लास्ट वाले प्लॉट के अंदर हमारे पास कोई उर्वरक ऐसा आ गया जिसने मूंग को जहां 1/4 होता था एक प्लॉट में, वहां डबल हो गया, तो तकनीकी में परिवर्तन नहीं होना चाहिए।
दो वस्तुओं के उत्पादन की संभावना। अब ये तो तुम्हें याद ही हो गया कि दो वस्तुएं क्यों ली। समझ गए? दो वस्तुओं के उत्पादन की संभावना को बताता है। एक और है, तुम कहो तो बता दूं, बाकी वो तुम्हारे क्या दिमाग से बाहर की है। संसाधन जो होते हैं ना, दोनों वस्तुओं के उत्पादन के लिए समान नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे बाजरा एक एक यूनिट हो रहा था, मतलब ये नहीं कि आधा बाजरा आधा मूंग आधा बाजरा, मतलब हर संसाधन हर काम के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। जैसे मैं यहां अच्छा पढ़ा सकता हूं तो मैं मार्बल एरिया के लिए बेस्ट नहीं हूं। संसाधनों का जो यूज होता है ना, वो विशिष्टीकरण होता है कि कोई जमीन में गेहूं ज्यादा, बाजरा ज्यादा होता है और किसी में मूंग ज्यादा होता है। दोनों समान रूप से नहीं होते हैं, क्योंकि समान होते फिर तो मैं एक के बदले एक का सेक्रीफाइस करता। तो साधन जो है वो अलग अलग उत्पादन देते हैं, समान उत्पादन नहीं देते हैं। इसलिए मैंने 3 ही रख दिया, तुम फालतू उलझ जाओगे। ठीक है, ये हो गई इसकी मान्यताएं। अब बात आती है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, मतलब कर्व कैसे बनाएं। अब आज तुम कर्व बनाना पहली बार सीख रहे हो ना, मेरे पास तो पहली बार ही सीख रहे हो। तो ये OX कर देना, ये OY कर देना। जब तुम 10th में थे तो ये नेगेटिव नीचे आता था, इधर ऋणात्मक। ठीक है, तो यहां पर OX ध्यान रखना, इधर ये रखना, ये 1 2 3 4 सेम गैप। तो यहां मैंने मूंग की मात्रा रखी है। ठीक है, तो यहां 1 सेम गैप, 1 2 3 4। अब मेरा तो क्या है कि पैमाना नहीं है मेरे पास, तुम्हारे पास तो स्केल रहेगी, तो सेम गैप रखना। ठीक है, इधर आपके 2 4 6, ये तो नहीं कहोगे 2 का क्यों लिया, थोड़े बहुत तो 11th स्टैंडर्ड है, तो क्यों मैं 1 1 का लेता तो मैं यहां चल जाता। तो मैं मेरी सुविधा के आधार पर ले रहा हूं। 5 5 का लेता तो 5 और 10 फिर वो पॉइंट ढंग से नहीं लगा पाता। देखो 0 मूंग, 0 मूंग, बाजरा 10, ये बाजरा इधर लंबी फसल दिख रही है ना, ये छोटी फसल है मूंग। 0 और 10। अगर मूंग 1 यूनिट बनाता हूं तो 9। ठीक है, मूंग की 2 यूनिट बनाता हूं, अब तो मैं देख देख के लिख रहा हूं, टीप रहा हूं, यूं मान लो ये मूंग की 2 यूनिट बनाता हूं तो बाजरा, ये 7 यहां दिख रहा है मुझे, तुम्हें और कहीं दिखे तुम वहां लिख देना। 3 बनाता हूं तो 4, और 4 बनाता हूं तो ये एक तरह से इसका शेप जो होता है ना, देखो थोड़ा सा क्या है कि अपन जब ड्रॉ करते हैं ना तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि हमने रियल एग्जाम्पल लिया, बाकी शेप यूं आता है। तो तुमने समझाने के लिए लिया ना, तो फिर लाइन कैसे भी आ जाती है। तो आपका इसका शेप है ना, इस तरह से रखना। अब कोई कहे ये शेप क्यों आता है, अगर पूछ ले कि उत्पादन संभावना वक्र का जो शेप है इसको क्या बोलेंगे, उत्तल या अवतल, कॉनकेव को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको कॉनकेव कहते हैं। ये उत्तल है या अवतल है, देखो ये क्या है, मैं तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव बोलता हूं। उत्तल या, अरे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो शेप है वो उत्तल होता है या अवतल होता है? चलो ये मुझे कॉनकेव याद है, मुझे हिंदी में याद नहीं है, तुम देख लेना। ठीक है, अभी मैं कह दूं उत्तल और बाद में अवतल निकल जाए तो गड़बड़ हो जाती है। कॉनकेव को हिंदी में क्या कहते हैं, गूगल पे देखना। हाँ, शेप, ये शेप उत्तल है या अवतल है ये? चलो अभी देख लेते हैं ना, आ जाए क्यों होता है। तो आप लिखना इसके कारण, किसके कारण,
सीमांत प्रतिस्थापन है अवतल। अभी गड़बड़ करवा देते तुम, पेट खराब कर देते। सीमांत प्रतिस्थापन दर घट रही है या बढ़ रही है? घट रही है ना, एक एक के बाद एक दो घटना होता है, तो बढ़ रही है। अरे ये दर एक एक से एक दो से एक तीन से एक चार, ये घट रही है या बढ़ रही है? ये बढ़ रही है। तो आपका आंसर होगा कि इसका शेप अवतल होता है क्योंकि सीमांत प्रतिस्थापन दर बढ़ रही है। समझ गए? उत्पादन संभावना वक्र के प्रत्येक बिंदु पर, मतलब इस रेखा के प्रत्येक बिंदु पर, ये जो पॉइंट है ना, 100%, 100% रोजगार, संसाधनों का पूर्ण उपयोग और पूंजी का पूर्ण उपयोग उस संसाधनों में आ गया। मतलब अगर यहां प्रोडक्शन हो रहा है तो मेरा एक भी प्लॉट खाली था क्या? मैंने कहा मेरे 10 प्लॉट है, मैंने प्लॉट बनाए थे, क्या एक भी प्लॉट खाली था क्या? तो संसाधनों का पूर्ण उपयोग, संसाधनों का पूंजी की पूर्ण उत्पादकता के साथ काम और तकनीकी का पूर्ण उपयोग होता है। कोई बेरोजगार नहीं है, साधनों का पूरा उपयोग करेंगे, पूरा साधनों में, लेबर भी तो साधनों में आ गई, संसाधनों में लेबर भी आ जाती है, पूंजी भी आ गई। तो उत्पादन संभावना वक्र के रेखा पर जो बिंदु है वो साधनों के पूर्ण उपयोग को बताते हैं। ठीक है, पूंजी की पूर्ण उत्पादकता, 100% एफिशिएंसी पर काम हो रहा है, कोई बेरोजगारी नहीं है, मेरे पूरे 10 प्लॉट भरे हुए हैं, सारे लोग काम कर रहे हैं, मैंने सारा पैसा लगा रखा है, तभी तो तकनीकी में चेंज नहीं कर सकता। समझ गए? अब अगर कोई बिंदु यहां है, कैसे है देखो, वापस प्लॉट बनाऊं या यूं समझ जाओगे? अगर मान लो मैंने उन नीचे वाले 4 प्लॉट पे मैंने सोचा मूंग बोऊंगा, इसलिए बाजरा भी नहीं बोया, बाजरा बोया नहीं, तो बाजरा नहीं बोया ना मैंने, इसका मतलब ये जमीन बाजरे से भी गई। 4 यूनिट बाजरा हो रहा था, मैंने इस जमीन पे बाजरा नहीं बोया, तो बाजरा कितना हुआ? 0। पहले 4 यूनिट हो रही थी, उस जमीन को खाली रख दिया तो वो 4 यूनिट प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो बाजरा कितना रह गया? 0। और मूंग कितने रह गए? 3 यूनिट। ये चीज समझ में नहीं है तुम्हारी। कई बार क्या होता है, मान लो घर में 4 जने हैं, चारों रोजगार में हैं, इसके बिंदु पर काम होने का मतलब है चारों काम कर रहे हैं। अब एक व्यक्ति ने एक काम छोड़ दिया, बाजरा बोना छोड़ दिया, उसने कहा मैं मूंग बोऊंगा इस बार, वो 4 प्लॉट मेरे, उनमें मैं मूंग करूंगा। घर से टिफिन लेके गया खेत भिजवाने और नशा करके पेड़ के नीचे बैठ गया। भाई कह दिया कि ये जमीन मेरे लिए छोड़ दो, चारों प्लॉट, इसमें मैं बाजरा नहीं मूंग करूंगा। घर से तैयार होके गया, टिफिन ले गया, रास्ते में कोई ठेका मिल गया, रेडी होके बैठ गया, 2-3 दिन रोज जाता, हमारी नजर में तो मूंग बो हो रहे हैं। क्या साधनों का पूर्ण उपयोग हो गया? मैं यहां पर था 3 और 4 पे, 3 और 4 पे यहां था मैं। ठीक है, अब इस जमीन में मैंने क्या किया? मूंग बोया नहीं और बाजरे से भी खाली रह गई। ठीक है, तो यहां पर आपका जो प्रोडक्शन है वो यूं आ जाएगा, यहां पर नीचे की तरफ पॉइंट आ जाएगा। समझ गए? तो मेरे कहने का मतलब है, अगर साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं होता है तो फिर एक बिंदु क्या नीचे आ जाता है। मान लो इस पे 4 और 2 हो जाए, साधनों का अगर पूर्ण उपयोग नहीं होता है
बेरोजगारी हो जाती है, तो वो लोग जो काम करना चाह रहे थे वो काम नहीं करते हैं, इसका मतलब क्या, साधनों का पूर्ण उपयोग होगा नहीं। तो इस बिंदु पर वो लाइन नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारे है नहीं इसलिए मैं पूरा बना के नहीं बता रहा हूं। अब देखो, अगर तकनीकी बढ़ जाती है, तो ये पूरी लाइन अप हो जाती है। रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं तो अप हो जाती है, जनसंख्या बढ़ जाती है तो अप हो जाती है। तो पूरी लाइन मतलब मूंग भी ज्यादा हो जाते हैं और बाजरा भी ज्यादा हो जाता है। अगर मान लो बाढ़ आ गई, क्या आ गई, बाढ़ आ गई, मान लेते हैं बाढ़ आ गई, जमीन खराब हो गई, या केरल में बाढ़ आई थी, लोग मर गए थे, तो रोजगार करने वालों की संख्या कम हो गई। ठीक है, तो संसाधनों में कमी हो जाती है, या पूंजी में कमी हो जाती है, या तकनीकी घटिया नहीं हो सकती। तकनीकी हमेशा अपग्रेड ही होती है, बढ़ती है, तकनीकी कभी घटिया नहीं हो सकती। मतलब जनसंख्या में कमी हो जाए या संसाधनों में कमी हो जाए, पूंजी संसाधन में आ गई, तो ये पूरी की पूरी लाइन क्या आ जाती है, नीचे आ जाती है। अगर ये लाइन ऊपर की तरफ बढ़ती है, अगर ये लाइन ऊपर की तरफ जाती है, तो आर्थिक समृद्धि को बताती है, इकोनॉमिकल ग्रोथ। मतलब हमारे प्लॉट्स में प्रोडक्शन दोनों में अच्छा होने लग गया। अगर ये लाइन ऊपर की तरफ जाती है तो किसको बताती है, आर्थिक समृद्धि को बताती है। और अगर ये लाइन नीचे की तरफ आती है तो आर्थिक पतन को बताती है। तो वापस समझाता हूं, ये तो आ गया समझ में। एग्जाम्पल थोड़ा चेंज कर रहा हूं ना, वो क्या नीचे वाला पॉइंट तुम्हारे समझ में नहीं आया, फिर तुम कहोगे सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया। देखो, ये लाइन यूं है, ये मान लो 8, ये 0, यहां से एक आदमी यहां से छोड़ के जाता तो ये 7, ये 1 हो जाती है। फिर एक आदमी और यहां से छोड़ता है, ये 2 यूनिट, यहां 5 हो जाती है, और एक और यहां छोड़ के जाता है तो यहां 3 यूनिट और यहां 3 यूनिट हो जाती है। लेबर की बात कर रहा हूं। अगर इस पॉइंट पे इसकी रेखा पर उत्पादन हो रहा है तो संसाधनों का पूर्ण उपयोग, किसका पूर्ण उपयोग, पूर्ण उत्पादकता पे काम होता है। ठीक है, पूंजी की पूर्ण उत्पादकता, संसाधनों का पूर्ण उपयोग होगा तो रोजगार पूरा हो जाएगा और पूर्ण रोजगार हो जाएगा ना, सबको रोजगार मिला हुआ है। कहां पर, कहां पर, इस लाइन पे प्रोडक्शन होता है। 3 चीजें, संसाधनों का पूर्ण उपयोग, पूर्ण पूंजी की पूर्ण उत्पादकता और पूर्ण रोजगार की स्थिति मानते हैं हम। अगर एमसीक्यूज एबेसिड आ जाए कि उत्पादन संभावना वक्र के ऊपर अगर बिंदु अंकित है तो किसको बताता है, तो आप लिखे ए में होगा संसाधनों का पूर्ण उपयोग, है ना, संसाधनों का पूर्ण उत्पादकता पूंजी की और पूर्ण रोजगार, और द में रहेगा उपरोक्त सभी, तो आप उपरोक्त सभी पर टिक कर देंगे। अकेला बिंदु ऊपर नहीं आ सकता, ऊपर आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। अब देखो नीचे की तरफ देखते हैं, यहां 5 यूनिट बन रही थी, यहां 5 बन रही थी और इसकी बन रही थी 2। ध्यान से समझना इसको, 5 बन रही थी इसकी और इसकी कितनी बन रही थी, 2। अब एक जना, एक लेबर यहां से छोड़ता है कि मैं वाई वस्तु का उत्पादन नहीं करूंगा, किसका करूंगा, एक्स का करूंगा, तो वाई की बन गई 3। मान लो वो लेबर एफिशिएंट है वाई के लिए, तो वाई की 3 रही और एक्स की कितनी बननी चाहिए थी, 3। तो ये क्या घर जाके सो गया,
पहले x की 5 y की 5 और x की 2 बन रही थी। एक लेबर यहां से छोड़ता है कि मैं y नहीं बनाऊंगा, मैं x बनाने जा रहा हूं, तो मान लो वो y की 2 यूनिट बनाता था। y की वो कितनी बनाता था? 2 यूनिट बनाता था। तो उसने वो घर से निकल गया कि मैं इस फैक्ट्री में नहीं जाऊंगा, आज x वाली में जाऊंगा। तो y से वो निकला, तो y का उत्पादन कम होगा ना या नहीं होगा? ठीक है, वो x की 2 बन रही है पहले से, x का बढ़ेगा ना? बढ़ेगा ना? कब बढ़ेगा? वो जाएगा वहां बनाएगा तब बढ़ेगा ना। अब वो यहां से छोड़ देता है और x वाली फैक्ट्री तक नहीं पहुंचता है, तो x की कितनी बनेगी? 2 ही बनेगी, 3 बननी थी। ये y बन रही है 5, x बन रही है 2। अभी मेरा डायग्राम यहां है, यहां एक लेबर जो y की 2 यूनिट बनाता था, x की डिमांड बढ़ गई, तो हमने कहा भाई तू आज एक काम कर, जाके x बना दे। y से हटाया उसको कि तू आज जा वहां काम कर ले। ठीक है, अब ये यहां से चला गया तो y की 2 कम हो जाएगी, तो y की 3 बन गई और x की 1 बढ़ेगी। मैं ये मान रहा हूं वो जाएगा वहां, तो ये यहां हो जाएगा। लेकिन वो y नहीं करता है, जाके रास्ते में सो गया, घर जाके बैठ गया या फैक्ट्री तक नहीं पहुंचा, दोनों से कम हो जाएगी ना। तो दोनों से कम नहीं होगी, x की तो जितनी बन रही थी वो तो बनेगी कि जो x की बढ़नी चाहिए थी ना, x की 2 बन रही थी, उसके बिना भी बन रही थी। अब वो यहां से छोड़ के जा रहा है और x के पास पहुंच जाता, तो y की 2 कम होती रहे, x की 1 बढ़ जाती। लेकिन y की कम तो हो गई और x की 1 बढ़ी नहीं, तो y की 3 और x की। अब मेरी लाइन सुनना, यदि उत्पादन संभावना वक्र के नीचे बिंदु है, यदि उत्पादन संभावना वक्र के नीचे बिंदु है, तो क्या पूर्ण रोजगार है? क्या साधनों का पूर्ण उपयोग हुआ है? क्या साधनों की पूर्ण उत्पादकता रही है? तो नीचे बिंदु होने का मतलब है साधनों का अपूर्ण उपयोग, बेरोजगारी और पूंजी की पूर्ण उत्पादकता पर काम नहीं हुआ है। क्या एक पॉइंट ऊपर जा सकता है? नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? हमारे पास सारे साधन लगा दिए, ऊपर जाएंगे कैसे? एक पॉइंट नहीं जा सकता। लेकिन पूरी लाइन है ना, अगर मान लो संसाधन बढ़ जाए, संसाधन बढ़ जाए, तकनीकी में सुधार हो जाए, अरे तकनीकी जापान से तकनीकी मंगा ली हमने, तो उत्पादन बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर साधनों में संसाधन बढ़ जाए या तकनीकी में सुधार हो जाए या जनसंख्या बढ़ जाए, जैसे अभी भारत के अंदर यूथ ज्यादा है तो पढ़ रहा है, जैसे मान लो यूथ है पढ़ाई फ्री करके जॉब पे जाता है, तो संसाधन बढ़ेंगे, मतलब ये आपकी जनसंख्या बढ़ेगी ना, काम करने वाली जनसंख्या। इसको यूं समझो, एक परिवार में पति पत्नी और 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं, पति पत्नी काम कर रहे हैं। मान लो पत्नी घर पे ही काम करती है, पति बाहर कमाता है, तो पति कमा रहा है 3 कारें, एक आदमी कमा रहा है 3 कारें। ठीक है, रोजगार पूर्ण है। कैसे? भाई पति की कमा रहा है, पत्नी घर पे काम कर रही है, बच्चे दोनों पढ़ रहे हैं, तो पूर्ण रोजगार है ना, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। अब बच्चों की ग्रेजुएशन हो गई, तो परिवार में वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? ठीक है, अब ये पति भी कमा रहा है और दोनों बच्चे भी कमा रहे हैं, समझ रहे हो? तो जनसंख्या बढ़ी है। तुम कहोगे पहले भी 4 थे, अब भी 4 है। मैं यहां 4 वर्किंग पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं। पहले निष्क्रिय जनसंख्या ज्यादा थी, 2 बच्चे पढ़ रहे थे, पढ़ाई पे खर्चा लग रहा था, पत्नी घर पे काम कर रही थी, पति कमा रहा था। अब उनकी ग्रेजुएशन हो गई, उनकी नौकरी लग गई,
तो अब इसको पूरे पे लाके देखो, तो अगर मान लो कि जनसंख्या बढ़ जाती है या तकनीकी बढ़ जाती है तो पूंजी की उत्पादकता बढ़ेगी, तो पूरी लाइन अप जा सकती है, जिसे हम क्या कहेंगे, समृद्धि कहेंगे। क्या कहेंगे? अगर मान लो कोई भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, हमारे संसाधन खराब हो गए, जैसे अभी लॉकडाउन में हुआ ही था, हमारे संसाधन घर में बैठ गए थे, नहीं हुआ था? तो ये पूरी लाइन कहां आ जाती है? नीचे आ जाती है, जिसे आर्थिक पतन कहते हैं। ये ग्रोथ को बताता है, ये पतन को। ये समृद्धि अगर पूरी लाइन अप जा रही है तो क्यों जाएगी? तकनीकी में सुधार, जनसंख्या में वृद्धि, उत्पादकता में वृद्धि। पूरी लाइन नीचे आ रही है तो उत्पादकता में कमी, तकनीकी कमजोर नहीं हो सकती, और जनसंख्या में कमी, साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं होना, बेरोजगारी, मतलब पूरी लाइन नीचे आने का मतलब। अगर एक पॉइंट नीचे है, इसका मतलब साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं होना। पूरी लाइन नीचे है ना, पूरी लाइन नीचे है, इसका मतलब साधनों का उपयोग तो पूर्ण हो रहा है, लेकिन जनसंख्या कम हो गई, उत्पादकता कम हो गई, तो पूरी लाइन नीचे आ जाती है। अगर एक पॉइंट नीचे है, इसका मतलब संसाधनों का अपूर्ण उपयोग। कंफ्यूज हो गए? इस लाइन पर अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसका मतलब साधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा है। पूरी लाइन अप जा रही है, इसका मतलब समृद्धि है। पूरी लाइन नीचे आ रही है, इसका मतलब पतन है। लेकिन एक पॉइंट नीचे है, इसका मतलब साधनों का अपूर्ण उपयोग है, चाहे वो जनसंख्या वाइज मानो या फिर जमीनों वाइज मानो। एक पॉइंट नीचे है, तो ये होता है आपके उत्पादन संभावना वक्र। मैंने आपको पूरा बता दिया है, परिभाषा हो गई, टेबल बता दी। ये सैप अवतल होता है, उसका कारण क्या है? सीमांत प्रतिस्थापन दर बढ़ती जाती है, 1 1 1 2 1 3 1 4, तो ये सैप अपने आप अवतल हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर मान लो कि सीमांत प्रतिस्थापन दर नहीं बढ़ती, दोनों समान उत्पादन होता, तो फिर जैसे मान लो ये अनाज, ये बाजरा और ये मूंग, ये 4 यूनिट बाजरा, मूंग 0, 1 यूनिट मूंग के लिए 1 यूनिट बाजरे का सेक्रीफाइस, फिर 1 यूनिट के लिए 1 का सेक्रीफाइस, फिर 1 यूनिट के लिए 1 का सेक्रीफाइस, फिर 1 के लिए, मतलब इधर 1 1 बढ़ रहा है, इधर 1 1 कम हो रहा है, तो यहां प्रतिस्थापन दर क्या है? बराबर है। तो इसका शेप जो होता है ना, आप डायग्राम बनाओगे तो इसका शेप लीनियर हो जाएगा, ये हो जाएगा, जो कि वास्तव में नहीं होता, क्योंकि साधन दोनों वस्तुओं के लिए समान उपयोगी नहीं होते। जितना बाजरा होता है उतना ही गेहूं नहीं होते, वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती, समझ गए? तो ये शेप, ये आने के पीछे कारण क्या है? क्या कारण है? सीमांत प्रतिस्थापन दर का बढ़ना। आ गया समझ में?